हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने 5th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। 14th एंड 17th सेंचुरी के अंत तक यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में टाउन की संख्या बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ अर्बन कल्चर यानी कि शहरी संस्कृति का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहाँ के लोग ये भी सोचने लगे थे कि वो गांव के लोगों से ज्यादा सिविलाइज्ड यानी कि डेवलप्ड हैं, और कुछ टाउन्स जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और रोम ये आर्ट्स यानी कला और लर्निंग यानी कि ज्ञान का केंद्र बन गए थे। इन आर्टिस्ट और राइटर्स को रिच लोग और एरिस्टोक्रेटिक लोग यानी जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे उनकी तरफ से सहयोग भी मिलता था, और इसी समय प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया, जिसके वजह से बहुत सारे लोग चाहे वो किसी भी टाउन या फिर कंट्री के हो उनके लिए प्रिंटेड बुक अवेलेबल यानी कि उपलब्ध होने लगे। यहाँ तक कि अब वहाँ के लोग अपने मन मुताबिक अपना धर्म भी चुन सकते थे। अब क्योंकि बुक्स आने लगी थी जिसकी वजह से लोग चीजों को समझने लगे थे। जैसे पहले चर्च का ये मानना था कि पृथ्वी बीच में है, पर जब साइंटिस्ट ने सोलर सिस्टम को समझने लगे तो उन्होंने इस मान्यता को गलत साबित किया और कहा नहीं, पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज बीच में है। पहले के लोगों का ये भी मानना था कि मेडिटेरियन सी ही वर्ल्ड के सेंटर में है, पर न्यू जियोलॉजिकल नॉलेज ने इस विश्वास को भी गलत साबित कर दिया। अब हम लोग उन सोर्स को पढ़ेंगे जो कि यूरोप की हिस्ट्री को बताते हैं। एक्चुअली यूरोपियन हिस्ट्रीज की जानकारी के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स और टेक्सटाइल्स। और ये सारी चीजें आज भी यूरोप और अमेरिका के आर्ट्स गैलरी और म्यूजियम में सही सलामत रखे हुए हैं। फिर 19th सेंचुरी के हिस्टोरियंस ने एक रेनेसा नाम के वर्ड का यूज किया, जिसका मतलब होता है पुनर्जन्म। इस वर्ड का यूज उस समय के कल्चरल चेंज को बताने के लिए किया गया था, और ये जो आइडिया था उस पे एक स्विस स्कॉलर ने बहुत ही महत्व दिया था, जिसका नाम था जैकोब बर्कहार्ट। और ये बेसिकली जर्मन हिस्टोरियंस लियोपोल्ड वॉन रैंकी के स्टूडेंट थे। पर जैकोब और रैंकी का सोच एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था। जैसे रैंकी का ये मानना था कि हर एक हिस्टोरियंस का पहला उद्देश्य स्टेट और पॉलिटिक्स के बारे में लिखना होना चाहिए, पर जैकोब अपने इस मास्टर के लिमिटेड गोल से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार हिस्टोरियंस राइटिंग के लिए कल्चर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पॉलिटिक्स। जैकोब ने 1860 में एक बुक भी लिखा था, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। जैकोब ने इस बुक के पढ़ने वाले लोगों का ध्यान अपने लिटरेचर, आर्किटेक्ट और पेंटिंग की ओर आकर्षित किया, और यह बताया कि कैसे 14 से 17 सेंचुरी तक इटली में ह्यूमनिस्ट कल्चर यानी कि मानवतावाद की संस्कृति बढ़ रही थी। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। मतलब हम लोग इटली के सिटी में जो दोबारा चेंजेस हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉर्म हो जाने के बाद उसका पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी, और पोप जो कि अपने स्टेट के शासक होते थे अब वो भी इतना पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं रहे। अगर आप वेस्टर्न यूरोप को देखोगे तो ये फ्यूडल संबंध के कारण नया रूप ले रहा था, और लैटिन चर्च के अंडर इसका यूनिफिकेशन हो रहा था। इसी समय ईस्टर्न यूरोप भी बेनेडिक्टाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था, और वेस्ट में इस्लाम एक कॉमन सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का निर्माण कर रहा था। पर इटली अभी भी एक कमजोर देश था और बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। अभी जो आपने यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में चेंजेस को देखा, उन्हीं चेंजेस की वजह से इटालियन कल्चर में दोबारा से बदलाव आया। तो चलिए हम उन चेंजेस को समझते हैं। एक्चुअली बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्री के बीच व्यापार बढ़ने के कारण इटली का पोर्ट चालू हो गया, और 12th सेंचुरी से जब मंगोल्स ने चीन के साथ सिल्क रूट पे व्यापार करना शुरू किया तो इसके वजह से वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को बढ़ावा मिला, जिसमें इटली के टाउन्स ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इन सारे बदलाव के कारण इटली अब अपने आप को किसी भी शक्तिशाली एम्पायर का भाग नहीं मानता था। दरअसल पहले इटली रोमन एम्पायर का भाग हुआ करता था, पर इसके फॉल हो जाने के बाद ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सिटी एंड स्टेट मानने लगा। इटली में बहुत सारे सिटीज थे, जिनमें से 2 फ्लोरेंस और वेनिस रिपब्लिक थे, और बाकी के कोर्ट सिटी यानी कि प्रिंस द्वारा रूल किए जाते थे। पर वेनिस और जीवोवा इनमें से सबसे व्यवस्थित सिटी था,
क्योंकि यहाँ पर क्लर्जी और फ्यूडल लॉर्ड्स पॉलिटिकली उतना शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि सिटी के रिच मर्चेंट और बैंकर ही सिटी को गवर्न किया करते थे, जिससे कि वहाँ पे सिटीजनशिप का भावना उत्पन्न होने में हेल्प मिला। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है द यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमनिज्म। यूरोप में सबसे पहले यूनिवर्सिटी इटालियन टाउन में बनाया गया और 11वीं सेंचुरी में पोदुआ और बोलोनिया यूनिवर्सिटी लीगल स्टडी यानी नियम और कानून के पढ़ाई का केंद्र बना। इन सिटीज में कॉमर्स यानी कि व्यापार सबसे मुख्य काम बन गई थी और इसी वजह से लॉयर्स और नोटरीज यानी वो लोग जो हिसाब किताब रखते हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनकी जरूरत पड़ने लगी। यही लोग नियम को लिखते भी थे और अरेंजमेंट भी बनाते थे। इनके बिना लार्ज स्केल पे व्यापार करना पॉसिबल ही नहीं था, जिसके वजह से कानून के बारे में पढ़ना सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट बन गया। लेकिन इन कानून के पढ़ाई में एक बदलाव आया, जिसमें चीजों को अब रोमन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाने लगा और इस बदलाव को फ्रांचेस्को प्रेटार्क के द्वारा किया गया था। उनका कहना ये था कि जो प्राचीन काल था वो एक बहुत ही विशेष सभ्यता था, जिसको ग्रीक और रोमन के एक्चुअल वर्ड यानी कि इन दोनों के पुराने लैंग्वेज के मदद से ही पढ़ा जा सकता है। तो ये जो सारे एजुकेशनल प्रोग्राम हुए थे वो उन लोगों को जो सिर्फ चर्च को पूजा करते थे उनके बारे में जानते थे, उनको ये बताती है कि दुनिया में रिलीजियन रीडिंग के अलावा भी बहुत कुछ है सीखने को और समझने को। अकेला रिलीजियन रीडिंग ही हमें उतना नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसीलिए 19वीं सेंचुरी के हिस्टोरियंस ने अलग अलग चीज़ों को पढ़ने को ह्यूमनिज्म कहा है। एक्चुअली ह्यूमनिज्म एक तरह का स्टडी है जिसमें कि रिलीजन के अलावा और भी दूसरी चीज़ों को पढ़ा जाता है लोगों को समझने के लिए। तो जो मास्टर रिलीजन के अलावा और भी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते थे जैसे कि ग्रामर्स, पोएट्री, हिस्ट्री, मोरल फिलॉसफी, उनको ह्यूमनिस्ट कहा जाता था। और ये ह्यूमनिट्स लैटिन वर्ड ह्यूमनिटास से ड्राइव किया गया है। फिर हमें बताया गया है कि ये जो सारे क्रांतिकारी आइडियाज थे उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट किया था, जिसमें कि नया नया स्थापित यूनिवर्सिटी फ्लोरेंस भी था। एक्चुअली इटली का कोई भी सिटी अपने महान सिटीजन और वेल्थ यानी कि संपत्ति की वजह से जाना जाता था। जैसे फ्लोरेंस को फेमस होने में दो लोगों का सबसे बड़ा हाथ था, जिसमें से पहले व्यक्ति थे दांते एलिगीरी। ये एक ऑर्डिनरी मैन थे जिन्होंने रिलीजियस थिंग पे चीजें लिखी थी। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे जोटो। ये ऐसा चित्र बनाते थे लगता था कि वो पेंटिंग एकदम जीवित है। फिर यहाँ पे एक और वर्ड का यूज किया जाने लगा, दैट इज रेनेसा मैन। ये वर्ड उन व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता था जिनको बहुत सारे अलग अलग कामों में इंटरेस्ट और हुनर होती थी। अब हम लोग अपने थर्ड टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। ह्यूमनिस्ट का मानना ये था कि रोमन एम्पायर के टूटने के बाद डार्क एज यानी कि अंधकार के दिन आ गए थे, जिसमें कुछ कल्चरल चेंज नहीं हुआ था। और इसीलिए इन सदियों के अंधकार के बाद हम ह्यूमनिस्ट लोग एक सच्ची सभ्यता का स्थापित कर रहे हैं। और बाद में आने वाले स्कॉलर्स ने भी इस बात को बिना किसी सवाल के मान लिया कि हाँ, डार्क एज में कुछ अच्छा नहीं हुआ था और ह्यूमनिस्ट के आने के बाद ही 14वीं सेंचुरी से एक न्यू एज का शुरुआत हुआ है। इन स्कॉलर्स ने रोमन एम्पायर के थाउजेंड्स ईयर को मिडिल एज कहा है। इन्होंने बताया है कि मिडिल एज में चर्च वालों ने लोगों को सोच पे इस तरह से कंट्रोल कर लिया था कि ग्रीक और रोमन से मिले हुए पूरे ज्ञान को उनके दिमाग से निकाल चुके थे। इन्होंने मॉडल एज का भी यूज किया है 15वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड को बताने के लिए। तो चलिए, जो ह्यूमनिस्ट और स्कॉलर्स ने मिलकर पूरे सेंचुरीज को बांटा है उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। इन्होंने माना है कि 5th से 14th सेंचुरी मिडिल एज था, जिसमें 5th से 9th सेंचुरी तक डार्क एज रहा और 9th से 11th सेंचुरी तक द ईयरली मिडिल एज था और उसके बाद 11th से 14th सेंचुरी में लेट मिडिल एज आ गया और फिर 15th सेंचुरी से मॉडल एज का शुरुआत हुआ। पर आज के बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस समय के बंटवारे पे सवाल उठाया है। यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोज और रिसर्च होते गए, स्कॉलर्स ने किसी भी समय को कल्चरल चेंज पे बांटना ये सही नहीं माना और किसी भी समय को डार्क एज कहना उनको ये अच्छा नहीं लगा। अब हम लोग अपने 4th टॉपिक को पढ़ेंगे, साइंस एंड फिलॉसफी द अरब्स कंट्रीब्यूशन।
मतलब हम इस टॉपिक में अरब ने जो साइंस और फिलॉसफी में अपना योगदान दिया था उसको समझेंगे। एक्चुअली मिडिल एज के जो ग्रीक और रोमन राइटिंग थी वो एक खास वर्ग के लोगों के पास रहती थी, जैसे क्लर्जी और मॉन्क्स, और इन्होंने कभी भी इन लिखे हुए चीजों को कॉमन लोगों को नहीं जानने दिया था। तो फिर इसीलिए 14th सेंचुरी के स्कॉलर्स यानी जो पढ़े लिखे हुए लोग होते थे उन्होंने ट्रांसलेटेड वर्क को पढ़ना शुरू किया। जैसे ग्रीक राइटर प्लेटो और एरिस्टोटल द्वारा लिखे हुए चीजों को अरब वालों ने ट्रांसलेट किया था और सही सलामत प्रिजर्व करके भी रखा था, जिसके वजह से स्कॉलर्स बाद में पढ़ पाए। आप देखोगे कि एक तरफ जहां यूरोपियन स्कॉलर्स ग्रीक राइटिंग को अरेबिक ट्रांसलेशन में पढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ग्रीक स्कॉलर्स अरबिक और पर्शियन स्कॉलर द्वारा लिखे हुए चीज़ों को बाकी की यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ। और ये जो सारे ट्रांसलेटेड वर्क होते थे वो नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और केमिस्ट्री के बारे में हुआ करता था। कुछ मुस्लिम राइटर भी थे जिन्हें इटालियन वर्ल्ड में मैन ऑफ विजडम माना जाता था, जैसे पहला अल राजी जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था, दूसरा इब्न सीना जो कि फिजिशियन और फिलोसोफर दोनों थे, और तीसरे थे इब्न रुशद जिन्होंने फिजियोलॉजिकल नॉलेज और रिलीजियन बिलीफ के बीच टेंशन को खत्म करने की कोशिश की थी। आप देखोगे कि ह्यूमनिट्स अपने बात को लोगों तक अलग अलग तरीकों से पहुंचाया करते थे। हालांकि यूनिवर्सिटी में अभी भी लॉज, मेडिसिन और थ्योरी का ही ज़्यादा महत्व था, पर धीरे धीरे स्कूलों में ह्यूमनिट्स पढ़ाया जाने लगा। और ऐसा सिर्फ इटली में नहीं हो रहा था, बल्कि यूरोप के कई देशों में हो रहा था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। ह्यूमनिट्स का ये मानना था कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन काफ़ी नहीं है लोगों के विचारों को आकार देने के लिए, बल्कि आर्ट्स, आर्किटेक्चर और बुक भी ह्यूमनिट्स आइडिया को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले के आर्टिस्ट द्वारा पेंटिंग को स्टडी करके नए आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा मिली। आप देखोगे कि यूरोपियन मटेरियल रिमेन्स को भी उतना ही उत्साह के साथ खोजा करते थे जितना कि एंशिएंट टेक्स्ट को। रोमन एम्पायर के बर्बाद हो जाने के 1000 साल बाद भी उसके एंशिएंट रोम और खंडहर वाली शहरों में बहुत से पेंटिंग और मूर्तियों के टुकड़े मिले थे, और जब इन टुकड़ों को लोगों ने देखा तो बहुत ही प्रभावित हुए कि कैसे हजारों साल पहले भी मैन और वुमेन की मूर्तियां परफेक्टली बनाई जाती थी। और इससे प्रभावित होके ही इटालियन मूर्तिकार जैसे डोनाटेलो इस ट्रेडिशन को फिर से कंटिन्यू रखना चाहा और लाइफ लाइक मूर्तियों को बनाना शुरू किया। इन आर्टिस्ट को जो चिंता था कि मूर्ति एकदम एक्यूरेट बनाना है, इसको साइंटिस्ट के वर्क ने भी हेल्प किया। जैसे जब इनको बोन के स्ट्रक्चर में जानना होता था तो ये मेडिकल स्कूल के लेबोरेटरी में भी जाया करते थे। फिर हमें एंड्रियास वेसिलस के बारे में बताया गया है, जो कि पादुआ यूनिवर्सिटी के मेडिकल प्रोफेसर थे। यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इंसानों के शरीर पे चीरफाड़ की थी, और यही से मॉडल फिजियोलॉजी का स्टार्ट हुआ। इसके बाद हमें पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है। जैसे ये मूर्तिकार पुराने मूर्तियों से प्रेरणा लिया करते थे, वैसे इन पेंटर्स के पास पुराने पेंटिंग्स नहीं होते थे एक मॉडल की तरह यूज करने के लिए, लेकिन इन्होंने मूर्तिकारों की तरह ही जितना हो सके उतना रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाने की कोशिश की। और इनको अब मालूम हो गया था कि जियोमेट्रिक के नॉलेज से अब वो अपने पेंटिंग के पर्सपेक्टिव यानी कि एंगल को आसानी से समझ सकते थे, और लाइट की क्वालिटी को चेंज करके वो 3D पिक्चर बना सकते थे। उन्होंने ये भी देखा कि अगर वो ऑयल को एज अ मीडियम पेंट में यूज करते हैं तो पेंटिंग पहले के तुलना में ज़्यादा रंगीन बनती थी। और जिस तरह से ये अलग अलग सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स इटालियन आर्ट्स को न्यू क्वालिटी दे रहे थे और ब्यूटीफुल बना रहे थे, उसी को रियलिज्म कहा गया है। मतलब अगर कोई अलग अलग सब्जेक्ट को यूज करके रियल आर्ट्स बनाता है तो उसी को रियलिज्म कहा गया, और ये रियलिज्म का परंपरा 19th सेंचुरी तक चलता रहा। अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज आर्किटेक्चर। अगर देखा जाए तो 15th सेंचुरी में ही रोम भव्य रूप से पुनर्जीवित हुआ, क्योंकि जो 1378 में दो विरोधी पोप के बीच इलेक्शन होने के वजह से पोप कमजोर हो गया था, वो इलेक्शन खत्म होने के बाद 1417 में फिर से पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गए। इसके बाद पोप वालों ने ही लोगों को इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित किया रोम की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए।
पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि उस समय आर्कियोलॉजी यानी कि खुदाई एक नया नया हुनर था। तो उस हिस्ट्री को समझने के लिए इन आर्कियोलॉजिस्ट ने रोम को बहुत ही सावधानी पूर्वक खुदाई की और इसी खुदाई ने आर्किटेक्चर की कला में एक नए स्टाइल को प्रोत्साहित किया। और ये नया स्टाइल कुछ नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के समय जो बिल्डिंग बनाने का तरीका था उसी तरीकों को फिर से अपनाया गया, जिसे अब क्लासिकल कहा जाता है। और ये जो पोप, रिच मर्चेंट और एरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे वो अपने बिल्डिंग्स को बनाने के लिए उन्हीं आर्किटेक्ट्स को बुलाया करते थे जो कि इन क्लासिकल आर्किटेक्चर की कला को जानते थे। ये लोग आर्टिस्ट और स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार को भी बुलाया करते थे ताकि बिल्डिंग्स को अच्छे से पेंटिंग्स और मूर्ति से सजाया जा सके। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि पेंटिंग्स, स्कल्पचर और आर्किटेक्ट तीनों में ही गुणी थे, जैसे माइकल एंग्लो। ये अपने 3 काम के लिए फेमस थे। पहला, जो इन्होंने सिस्टीन चैपल के छत पर पेंटिंग्स बनाया था उसके लिए। दूसरा, जो इन्होंने स्कल्पचर बनाया था जिसे पेटा कहा जाता है उसके लिए। और तीसरा, जो इन्होंने पीटर के चर्च में डोम का डिजाइन बनाया था उसके लिए। इनके तरह एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था फिलिपो। इन्होंने अपना करियर एक स्कल्पचर के तौर पे स्टार्ट किया था। इस टाइम पीरियड में एक रिमार्केबल चेंज था कि अब आर्टिस्ट अपने नाम से जाने जाते थे, ना कि पहले की तरह ग्रुप और किसी गिल्ड के नाम से। तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।